अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या तासिकेमध्ये आपण शब्दांच्या जाती या महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करत होतो आणि शब्दांच्या जातीमध्ये प्रामुख्याने पडणारे दोन भाग विकारी आणि अविकारी, त्यामधील आपण विकारी शब्दाविषयी माहिती पाहिली होती. विकारी शब्दामध्ये नाम, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रियापद असे चार शब्दांच्या जातीविषयी आपण उदाहरणासहित माहिती सांगितली होती, पाहिली होती. आता या ठिकाणी अविकारी शब्द कशाला म्हणतात याविषयी माहिती पाहायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये येणाऱ्या चार जे शब्दांच्या जाती आहेत त्या संदर्भामध्ये आपल्याला माहिती पाहायची आहे. आता अविकारी या शब्दाचा अर्थ कोणत्याही प्रकारचा बदल न घडणे हे आपण पाहिले. आता याच्यामध्ये क्रियाविशेषण, क्रियाविशेषण म्हणजे काय? क्रियाविशेषण म्हणजे काय तर एडवर्ब, याला इंग्रजी मध्ये पर्यायी शब्द है, इसको एडवर्ब कहा जाता है. और इसकी तारीफ क्या है, व्याख्या आहे क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात. तो क्रियापद के बारे में मजीद खास मालूमात देने वाले अल्फाज को क्रियाविशेषण ऐसा कहा जाता है. अब वर्ब के बारे में खास मालूमात क्या रहेंगी भाई? मिसाल के तौर पे ये थे आइसक्रीम छान मिलते. अब इसको थोड़ा सा ज़रा ये समझने में बच्चों को मुश्किल जाती है. विशेषण एक अलग चीज़ है और क्रिया विशेषण एक अलग चीज़ है. विशेषण होती है सिफत और क्रिया विशेषण होती है वर्ब के बारे में ज़्यादा मालूमात देने वाला अल्फाज. अगर हमको ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन है, ये थे आइसक्रीम छान मिलते, ये क्रियापद को आप सवाल करो. क्या करो? सवाल. किससे करो? कसे मिळते, कोठे मिळते, कधी मिळते. अगर इससे आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब आएगा. जैसा कि कोठे मिलते, तो यहां पर क्या दिया गया है? ये थे मिलते. कहां पर मिलता है? यहां पर मिलता है. ये है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रियापद के बारे में खास मालूमात देने वाले अल्फाज को या फिर ज़्यादा मालूमात देने वाले अल्फाज को क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात. हे गुलमोहराचे उगम स्थान आहे. कोण? तर हे. कोण आहे? तर हे आहे. याच्यामध्ये हे हा क्रिया विशेषण अव्यय आहे. राजेशला खूप बक्षिसे मिळाली. कोणाला मिळाली? राजेशला. कशी मिळाली? किती मिळाली? तर खूप मिळाली. ये है वर्ब. वर्ब को आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब जो आएगा वो डेफिनेटली क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा. क्या रहेगा? क्रिया विशेषण अव्यय. अब क्रिया विशेषण अव्यय के बाद छठा जो टॉपिक है वो है शब्दयोगी अव्यय. शब्दयोगी अव्यय ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड जो है सो सामान्य रूप बोल के एक आता. सुन लो जरा, सामान्य रूप. अब आपको एग्जाम में सामान्य रूप कैसा आता देखो, दो तरीके से दिया जाता. मूल शब्द, उसके बाद मूल शब्द के बाद आता, देखो मैं आपको बतलाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ये कॉलम जहन में रखना है आपको. इसको बोलते सामासिक शब्द. सामासिक शब्द को ही मराठी में क्या कहा जाता है? जोड़ शब्द कहा जाता है. ठीक है. अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आपको बागेत. क्या लिखा मैंने? बागेत. अब ये त क्या है? ये त है प्रत्यय. क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यय. अब मैं इसकी भी अहमियत आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से देकर बतलाता हूं. उसके बाद है मूल शब्द. मूल शब्द बोले तो बेसिक वर्ड, इनिशियल वर्ड्स. उसके बाद इसका है सामान्य रूप. सामान्य रूप. अब सामान्य रूप किसे कहते हैं, सामान्य रूप कैसे पहचानने का मैं आपको बतलाता हूं. इसके कहते हैं शब्द योगी अव्यय या फिर
प्रत्यय। ऐसे कॉलम दिए जाते एग्जाम में आपको, और यहाँ पर 4 शब्द दिए जाते। 2 नंबर के लिए सवाल आता, खालील दिलेल्या शब्दांचे वर्गीकरण करा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो बागेत के अंदर मूल शब्द है बाग। मूल शब्द क्या है? बाग। बाग यानी बगीचा। और अब ये क्या है? इसको लगे आला प्रत्यय है। क्या लगे आला है बेटा? प्रत्यय। तो अब ये प्रत्यय में आ जाएगा। शब्द योगी अब ये तो नहीं है, ये त क्या है? प्रत्यय है। तो अब ये त निकाल देने के बाद ये जो बचे वाला रिमेनिंग पोर्शन है वो रहता उसका सामान्य रूप बागे। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से आपको एग्जाम्पल आता है शब्द योगी अव्यय के अंदर के मुले बाग, ब्रैकेट में आता त, मुले बाग त खेळत होती। अब इसके नीचे आता अंडरलाइन, खालील अधोरेखित शब्दाचे सामान्य रूप करून वाक्य लिहा बोल के सवाल आता। नीचे दिए गए सेंटेंस में जिन अल्फाज के नीचे अंडरलाइन किया गया है वैसे अल्फाज को उसका सामान्य रूप करके जुमला बनाइए। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो बाग है और ये प्रत्यय त है, तो उसका बाग का क्या आएगा? बागे। अब कैसा पता होता? लॉजिक है, जब भी समझ में आ जाता, कोई मसला नहीं है। आपको अगर पता हो कि सामान्य रूप कैसे निकालना है, मुले बागेत खेड़त होती, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल गया। 2 जो है सो सामान्य रूप करने के लिए एग्जाम में सवाल आता है। तो ये शब्द योगी से रिलेटेड था, मैं इसलिए बतलाया। अब दूसरा देखिए शब्द, ये सामासिक शब्द है झाड़ा खाली। झाड़ा खाली के अंदर मूल शब्द है झाड़। क्या है बेटा मूल शब्द? झाड़। उसके बाद क्या है? खाली। ये क्या है? शब्द योगी अव्यय है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन की व्याख्या इसके जरिए से मैं आपको समझाता हूं। अब बचा क्या? झाड़ा। बागेत के अंदर बाग, बागे त। झाड़ा खाली के अंदर मूल शब्द झाड़, सामान्य रूप झाड़ा खाली। अब शब्द योगी अव्यय की डेफिनेशन कैसी है? शब्दाला जोडून येणाऱ्या अक्षराला शब्द योगी अव्यय असे म्हणतात। अल्फाज को जुड़कर आने वाला अल्फाज, ये क्या कहा जाता है? शब्द योगी अव्यय कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। इंग्लिश में जैसे इन, ऑन, ये जो है प्रीपोजिशन है, वैसे ही मराठी के अंदर जैसा कि खाली आया, फलकावर वर आ गया, झाड़ा मागे मागे आ गया। तो ये बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन आपको जहन में एक बात याद रखना है, प्रीपोजिशन में और इसमें क्या फर्क है, शब्द योगी अव्यय में और प्रत्यय में। ये था प्रत्यय, तो शब्द को जुड़कर आने वाला अक्षर, शब्द को जुड़कर आने वाला अक्षर ये प्रत्यय होता है। ये क्या होता है? प्रत्यय होता है। और शब्द को जुड़कर आने वाला शब्द ये जो है सो क्या होता है बेटा? ये होता है शब्द योगी अव्यय। अब मिसाल के तौर पे, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम, ताकि आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फलकावर, अब इसमें मेन शब्द क्या है? मूल शब्द फलक। उसके बाद यहां पे क्या आ गया? शब्द योगी अव्यय। शब्द योगी अव्यय क्यों बोल रहे? क्योंकि फलक को ये वर जोड़ा गया, तो ये वर क्या हो गया? शब्द योगी अव्यय हो गया। और प्रत्यय तो इसमें है नहीं, जो है यहां पे क्या आ जाएगा? ये बचे वाला फलका। फलकावर के अंदर फलक, फलका, वर। उसके बाद जो सो शाळे समोर बोलते हैं ना अपन, माझे घर शाळे समोर आहे। तो अब ये समोर जो है सो क्या है? शब्द को जुड़े वाला शब्द योगी अव्यय है। इसमें मूल शब्द क्या है बेटा? शाळा, समोर और शाळे। ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं और आपको समझाता हूं। इसके नोट्स आपको जो है मैं फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ये शब्दयोगी अव्यय, देखो बेटा शब्दयोगी अव्यय, इसका विभक्ति में भी आपको काम आने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है। और प्रत्यय, इसकी एक सेंटेंस में मैं अगर बात बोलूं यानी व्याख्या बोलूं तो शब्दाला जोडून येणाऱ्या शब्दाला, अल्फाज को जुड़कर आने वाला अल्फाज, ये शब्दयोगी होता है। और शब्द को जुड़कर आने वाला अक्षर, इसमें शब्द को जुड़कर शब्द आ रहा और इसको शब्द को जुड़कर जो है क्या आ रहा बेटे, अक्षर आ रहा। अब ये प्रत्यय क्या है जी, जैसा बाघ लिख दिए और तो नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ रहा, मैं आपको बतलाता हूं। जब तक के ये प्रत्यय नहीं आते सेंटेंस के अंदर तो एक मीनिंगफुल जुमला नहीं बनता, क्योंकि एक शब्द का दूसरे शब्द से ताल्लुक बतलाने के लिए प्रत्यय का आना जरूरी है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूं तो आपको प्रत्यय की अहमियत क्या है आपको समझ में आता। जैसा कि राजा, सॉरी ऐसा लिखो, प्रधान, राजा, घोड़ा, दरबार और आनले, ये कितने शब्द हैं मुझे बोलो आप, ये शब्द है 5, 1 2 3 4 5। अब ये इसमें क्या बोला गया है, प्रधान, राजा, घोड़ा, दरबार, आनले, मगर ये पढ़ने के बाद मीनिंग हासिल हो रहा है क्या, एक तरफ प्रधान दिख रहा, दूसरी तरफ राजा दिख रहा, घोड़ा, दरबार, आनले, यानी ये शब्द का ये शब्द से संबंध कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अब मैं अगर इसी को प्रत्यय लगाकर लिखूं कि प्रधानाने, ये ने होगा प्रत्यय, राजाच्या, घोड्याला दरबारात आणले, तो अब ये छोटे छोटे प्रत्यय लगाने के बाद क्या होता है कि प्रधान, प्रधान किसे कहते हैं, वजीर ने राजा के घोड़े को दरबार में लाया, ये क्या हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया, क्योंकि प्रधान का ताल्लुक राजा से बतलाया गया, राजा का ताल्लुक उस घोड़े से, घोड़े का दरबार से बतलाया गया, तब जाके ये एक पूरा सेंटेन्स कंप्लीट हुआ। तर एखादे वाक्य अर्थपूर्ण बनण्यासाठी किंवा अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी प्रत्यय लागणे आवश्यक आहे। अनन्य असं साधारण महत्व वाक्यामध्ये प्रत्ययाबद्दल येते। अब मैं आपको ये समझाया कि जब मैं विभक्ति पढ़ाऊंगा तो आपको जो है कि समझ में आना चाहिए कि प्रत्यय किसको बोलते, शब्दयोगी अव्यय किसको बोलते। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे शब्दयोगी अव्यय के एग्जाम्पल हम लेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हम तो शब्दयोगी अव्यय के बारे में ही देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुले मैदानावर खेळत होती। अब एग्जाम्पल में इसके ताल्लुक से सवाल कैसा आता, दो शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया जाता, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांच्या जाती ओळखा, तो उसका जवाब, उसका जवाब क्या होता है, सॉरी, उसका जवाब होता है, पहला कौन सा शब्द है, मैदानावर, तो लिखते वक्त जवाब ऐसा लिखने का, ये वर क्या है, शब्द को जुड़कर आया वाला है, इसलिए ये क्या हो गया, शब्दयोगी अव्यय। उसके बाद ये होती, होती क्या है बेटा, ये क्रियापद है, तो ये क्रियापद हो गया, आपको 1 नंबर मिल गया। चेक करने वाला मेरे वैसा गरीब शरीफ आदमी इस तरीके से चेक कर देता। तो इसको कहते हैं शब्दांच्या जाति, इसके ऊपर आने वाले सवाल इस तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है छठे के बाद ये 7वां आ गया शब्दयोगी के बाद, उभयान्वी अव्यय। ये तो बहुत आसान है, इसको कंजंक्शन वर्ड कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, जैसा कि एंड होता है, मराठी में भी जो सो बहुत से है कंजंक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व, किंवा, आणि, पण, परंतु, म्हणून, एक्सेट्रा इत्यादि कर दो हमें पे। तो अब इसका काम क्या रहता,
अब ये इसके एक एग्जाम्पल ही दिया मैंने आपको, लेकिन समझने के लिए आसान है कि शब्द को जुड़कर आने वाला जो भी शब्द रहेगा वो शब्द योगी अव्यय रहेगा। अब उभयान्वी अव्यय की व्याख्या क्या कर सकते हैं हम? दोन शब्दांना किंवा दोन वाक्यांना जोडणाऱ्या शब्दाला उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। दो अल्फाजों को या दो जुमलों को जोड़ने वाला जो लिंकिंग वर्ड रहता, जैसा कि इसमें से कोई भी आएगा, वो जो है सो रहता उभयान्वी अव्यय। अब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे देखिए, समीर आणि सलमान दोघे चांगले मित्र आहेत। यहां दो बच्चों के नाम दिए गए हैं। क्या किया गया है? दो बच्चों के नाम, एक समीर है और दूसरा सलमान। इसको जोड़ने वाला जो लिंकिंग वर्ड है ये क्या है? आनी है। तो ये आनी क्या होगा? जब भी आनी के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा तो ये उभयान्वी अव्यय रहेगा, क्योंकि ये दो अल्फाजों को जोड़ रहा। अब दो जुमलों को जोड़ने वाला बतलाता हूं मैं आपको कैसा इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के अंदर। जैसा कि राजू खूब होशियार आहे, ये हो गया एक सेंटेंस, राजू बहुत होशियार है। पन क्या है? ये उभयान्वी अव्यय है। लेकिन तो फिर इसके आगे क्या आ जाता है? कॉमा, अर्धविराम आ जाता है यहां पे। यहां पर क्या कहा गया? ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। राजू बहुत होशियार है, पण तो वेळेवर अभ्यास करत नाही। होता है ना, ऐसे भी बच्चे होते जो पढ़ने में बहुत होशियार रहते लेकिन वक्त पर पढ़ाई नहीं करते। तो राजू खूब होशियार आहे पण तो वेळेवर अभ्यास करत नाही। तो ये जो पन है ये दो जुमलों को जोड़ने वाला है। चांगला अभ्यास केला म्हणून परीक्षेत चांगले गुण मिळाले। अच्छी स्टडी की थी इसलिए एग्जाम में अच्छे नंबर मिले म्हणून। तो ये क्या हो गया? उभयान्वी अव्यय। दो जुमलों को या दो अल्फाजों को जोड़ने वाला जो लिंकिंग वर्ड होता है उसे कहते हैं हम उभयान्वी अव्यय। इसके अंदर हमने देखा वह है, क्यों है, आनी है, पन है, परंतु है, मनून है, एक्सेट्रा जो है सो अलग अलग है। अब इसके बाद हमको लास्ट देखना है केवल प्रयोगी अव्यय। ये हमारा लास्ट है, केवल प्रयोगी अव्यय। शब्दांच्या जाति में का ये लास्ट पॉइंट, इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहा जाता है इसको? इंटरजेक्शन। तब इसकी व्याख्या क्या है? इसका इस्तेमाल याद रखिए, ये जब भी आएगा केवल प्रयोगी अव्यय तो ये उद्गार चिन्ह की अलामत आती है। उसके साथ में क्या होता है? सेंटेंस में अगर ये उद्गार चिन्ह आ गया अल्फाज के बाजू में तो समझना कि वो क्या है? केवल प्रयोगी अव्यय है। अब इसकी व्याख्या क्या है? व्यक्तीच्या मनातील उत्कट भावना ज्या शब्दाद्वारे आपण व्यक्त करतो त्याला केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शब्दांच्या जाती शिकत असताना हा जो पार्ट आहे याबद्दल आपण माहिती पाहणार होतो आणि चुकून फोन लागला आणि हा भाग वगळला गेला। तर या ठिकाणी आपण केवल प्रयोगी अव्यय कशाला म्हणतात हे पाहत असताना त्याची व्याख्या पाहिली की व्यक्तीच्या मनातील उत्कट भावना ज्या शब्दाद्वारे आपण व्यक्त करतो त्याला केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। आता उत्कट भावना काय असतात? अचानक से आने वाले फीलिंग्स और जज्बात। उदाहरणार्थ मी एक छोटासा उदाहरण देतो तुम्हाला। तुम्ही क्रिकेटचा सामना पाहत आहात घरी बसून आणि आपला आवडता खेळाडू क्रिकेट मैदानावर खेळत आहे आणि 5 रनाची आवश्यकता आहे आणि तो पुढे निघून एका चेंडूत षटकार मारतो तेव्हा आपल्या तोंडातून यस असा शब्द निघतो। तर हे झाले व्यक्तीच्या मनातील उत्कट भावना। समजा तुम्ही उदाहरणार्थ रस्त्यावरून जात असाल आणि मोठा एखादा सर्प दिसला तर जाऊन त्याला आपण हातामध्ये धरतो का? नाही, बापरे म्हणून असं घाबरतो।
ह्या घाबरण्याला, ह्या बापरे हा निघणारा अचानक तोंडातून शब्द हा केवल प्रयोगी अव्यय दर्शवतो. आणि त्यामध्ये उद्गारवाचक चिन्ह हे प्रत्येक केवल प्रयोगी वाक्यामध्ये येते. जसा की बाप रे, केवढी उंच इमारत ही. एखादी बिल्डिंग खूपच उंच असेल तर आपण पाहतो, असे डोळे लावून पाहतो, बाप रे काय उंच आहे इमारत ही. तर हा बाप रे हा जो शब्द आहे केवल प्रयोगी अव्यय आहे. अरे रे, बिचारा मेला, हा सुद्धा काय आहे, केवल प्रयोगी अव्यय आहे. त्याचप्रमाणे शाबास, खूप छान खेळलास. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की या ठिकाणी हा जो शब्द केवल प्रयोगी शब्द आहे तो वाक्यामध्ये कोणत्याही ठिकाणी येऊ शकतो. त्याच्याशी आपल्याला काहीच घेणं देणं नाही. परंतु आणि याच्या भावना सुद्धा आहेत, ते शोकदर्शक असतात, हर्षदर्शक. शोकदर्शक बोले तो गम को बयान करने वाले, खुशी का इजहार करने वाले, या फिर भीतिदायक जो है कि नहीं शब्द जो सो आते हैं, तो उससे हमको कोई लेना नहीं है. लेकिन एक बात जहन में रखना है कि लास्ट में जो वाक्य शब्दांच्या जाती है, तो वो शब्दांच्या जातीमध्ये एक प्रश्न येतो तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये. तो प्रश्न असा असतो की खालील दिलेल्या वाक्यातील अधोरेखित शब्दांच्या जाती ओळखा, आणि दोन शब्दांच्या खाली अधोरेखित केलेले असते तर त्या शब्दाच्या जाती आपल्याला ओळखायच्या असतात. आणि हे सर्व झाल्यानंतर मी त्या नोट्समध्ये तुम्हाला तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील काही 10 उदाहरण देणार आहेत आणि प्रत्येकी उदाहरणामध्ये 2-2 शब्दाच्या खाली अधोरेखित करणार आहेत. त्याचा तुम्ही सराव करा. आणि जर कदाचित कोणताही एखादा उदाहरण समजत नसेल तर मला तुम्ही फोन लावून विचारू शकता. पुढच्या तासिकेमध्ये आपण यानंतरचा जो घटक आहे व्याकरणाचा तो अभ्यासणार आहोत, किंवा पाठ्यपुस्तकावर आधारित एखादा घटक अभ्यासू. धन्यवाद.